कल फील्ड की कंडीशन हो गई थी हाँ बेटा, कल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था, आज पोटेंशियल बताना है। ठीक, लिखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडिंग करो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो, कितने लोग बोलेंगे बेटा पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले एक बार समझाया भी जा चुका है, जब स्टार्ट किया था तो उसमें बताया भी था। बताओगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा। और कोई? देखो बेटा, इन्फिनिटी से बेटा किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को कहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी गिवन पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, उसी को हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, तो पीछे आपने स्टार्टिंग में बोला गया था V इक्वल टू W/Q। ठीक, और टेस्ट चार्ज के टर्म में लेते हो उसे Q या Q0 से आप रिप्रेजेंट कर लेते हो, तो उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कह देते हैं। किसी पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो लिखिएगा कि बेटा कल 12:30 से मेरा क्लास रहेगा। 12:30 क्या आप मान के चलो, हाँ 12:45 ही, 12:30 ही मान लीजिए, क्योंकि मैं फिर 2 बजे निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्लास मेरा रहेगा सेकंड बायो या जो भी रहेगा। ठीक, तो उसको थोड़ा सा जो है फिर आप देख लीजिएगा टाइमिंग। केमिस्ट्री नहीं वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक बार पूछ लीजिएगा सर से, अगर बात हो पाएगी तो सर से पूछ लीजिएगा। अगर वो कल ले लेते हैं तो बायो वाले सर नहीं होगा तो सर ले लेंगे, जैसा भी रहता है। लेकिन सेकंड वो नहीं ले पाएंगे, केमिस्ट्री वाले सर सेकंड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो स्कूल से, उनका स्कूल की छुट्टी तो है नहीं, वो सेकंड नहीं ले पाएंगे कल। लिखिए बेटा, हेडिंग करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल पहला पीरियड फिजिक्स रहेगा बेटा। ठीक, पहला कल फिजिक्स चलेगा। लिखिएगा, लिखिए द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in carrying a work done by an external agent in carrying a unit positive test charge, from infinity to a point, in the electric field, is called the electric potential at that point, is called the electric potential at that point, electric potential at that point। नीचे लिखिए दैट इज V इक्वल टू W/Q0। V की जो वैल्यू होगी ये W/Q0 के बराबर होगा। अगर आपको टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है बेटा, वो W है, तो उस कंडीशन में आपका क्या
जो पोटेंशियल आपका होगा ठीक उस पॉइंट पे और V की वैल्यू W/Q0 के बराबर होगा। डायग्राम के दिखाते हैं, जब आपने बोर्ड में बोला गया था, बोर्ड में आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपको डेरिवेशन बताया गया रहा होगा। ठीक, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमने एक दूसरा पॉइंट B ले लिया और ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक, ये +Q है और टेस्ट चार्ज हमेशा बेटा पॉजिटिव ही लिया जाता है Q0। ठीक, तो इसकी वजह से देखो फोर्स वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इस पे कौन सा फोर्स रहेगा, एक रिपल्सिव फोर्स। सिमिलर चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जब रिपेल करेंगे तो हमें इनफाइनाइट से ले आना किसी पॉइंट, मान लो ये तक ले आना है जिसकी डिस्टेंस आपकी r है। तो अगर यहाँ तक शिफ्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो अब यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में जो वर्क डन होगा वही इस पॉइंट पे पोटेंशियल के फॉर्म में यूज होगा, अगर हमने चार्ज की वैल्यू कितना Q0 यूनिट ले लिया तो। और अगर आपने चार्ज की वैल्यू अदर देन क्या है यूनिट है तो उस केस में आपका W/Q0 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। अब केस क्या होता है यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्यों नहीं फाइंड कर पाते, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज को आप शिफ्ट कराएंगे, बात समझ लो बेटा, ये हम इंटीग्रल मेथड से लगाते हैं या कह लो क्या उसको अलग अलग सेगमेंट में करके निकाला जाता है। रीजन आपका है क्योंकि इस जो फोर्स लग रहा है ना, इनके बीच लगने वाले जो फोर्सेज होंगे, जैसे जैसे पोजीशन बदलेगा वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बदलता जाएगा। और डायरेक्ट जो हम लोग फार्मूला W क्या F × S करते हैं वो तब होता है जब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल मेथड से निकालते हैं या कह लो उसको क्या अलग अलग सेगमेंट में ब्रेक करके निकालते हैं। तो जब आपने बोर्ड में डेरिवेशन पढ़ा होगा तो अलग अलग पार्ट में करके R1 R2 R3 एंड सो ऑन करके फिर निकाला होगा। तो बाकी सेगमेंट कैंसिल हो जाता है, बचता फाइनली क्या है, जो वैल्यू बचेगी जो फर्स्ट सेगमेंट आपका है वहां से मिलता है V = 1/4 Q क्या आता है R के बराबर वही मिलता है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोगों ने वहां पे फाइंड आउट किया था। तो फिलहाल नोट कर लीजिए, यूनिट क्या होगा बेटा, वोल्ट या उसी को जूल पर कूलम कह लेंगे। अगर हम लोग यूनिट लेते हैं तो यहाँ पे ऐसा यूनिट जब लिखेंगे, वर्क हो गया जूल, चार्ज का हो गया बेटा कूलम, जूल पर कूलम R, इसी को हम लोग वोल्ट कह लेते हैं। क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। और जब डायमेंशन आप लिखोगे तो बेटा डायमेंशन क्या आएगा, अगर डायमेंशन की बात करोगे तो बताया था एक बार पहले भी, शुरू हुआ था तभी बोला था। हाँ जी साहब, खड़े हो जाओ यादव जी, खड़े हो जाइए। mLT के पावर -2 किसका डायमेंशन है? अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां क्यों मार रहे हो, है ना, कई बार आपको समझा चुके हैं। है ना, अच्छे बनने के लिए बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं, बुरे बनने के लिए 2 मिनट में बन जाओगे। जाओ रोड पे किसी गोली मार दो, अभी पुलिस वाले टांग के ले जाके हवालात में कर देंगे, क्या समझे। और अच्छा बनने के लिए वो एक एक पल बड़े अच्छे कार्य करने पड़ते हैं तब जाके बनते हैं। तो अभी जिस जिंदगी के दौर से गुजर रहा है बेटा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो फिर रोड पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, है ना, क्यों जी। चलो बैठिए। तो जब हम लोग बेटा डायमेंशन लिखेंगे तो W का होता है mL² T के पावर -2 और Q का होगा A × T। ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो डायमेंशन क्या आएगा बेटा, mL² T के पावर A के पावर -1। भाई कार्य वर्क का होता है mL² T के पावर -2, नीचे से AT ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो -2 पहले था, फिर एक माइनस आ गया तो -3 हो गया, A के पावर -1 हो गया। ठीक, नोट कर लिया। कल आप लोग का पेपर था बेटा, छुट्टी मना लिया, तो कल पेपर है, कल कितने लोग का पेपर है? अरे वाह, ये सब पेपर वाले कल हैं। सुबह की मीटिंग में, शाम में मीटिंग में, मॉर्निंग में। चलिए, सेंटर कहाँ है? आप लोगों का राजन महिला डिग्री कॉलेज। चलिए, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते बेटा क्या होगा, नोट कर लीजिएगा। अगर हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा 1 वोल्ट, ठीक, तो बोला जाता है कि अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को शिफ्ट करने में, यूनिट टेस्ट चार्ज को शिफ्ट करने में वर्क डन कितना हो, 1 जूल हो, चार्ज की वैल्यू कितना है 1 कूलम है,
तो जो आपका पोटेंशियल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आने में वो हमारा कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक, तो वहां से भी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल पर कूलाम के बराबर होता है। अगर हम लोग वोल्ट निकाल रहे हैं 1 जूल पर क्या हो जाएगा, कूलाम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी को इस टर्म में भी हम लोग बोल लेते हैं, तो नोट कर लीजिए, लिखिएगा इफ 1 जूल ऑफ वर्क, एक स्टेटमेंट लिख लो, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, if 1 joule of work is done, 1 joule of work is done in carrying a test charge of, in carrying a test charge of 1 coulomb, in carrying a test charge of 1 coulomb from infinity to a point, from infinity to a point, to a point in an electric field, to a point in an electric field, in an electric field, then the potential at that point, then the potential at that point will be 1 volt, then the potential at that point will be 1 volt, will be 1 volt। तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आपका होगा उसकी वैल्यू बेटा 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक, तो 1 जूल अगर वर्क कर रहे हैं किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को शिफ्ट करने पे, तो उस पॉइंट पे आपको जो पोटेंशियल मिलेगा 1 वोल्ट के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी चीज ये तो हो गया बेटा पोटेंशियल। दूसरा टर्म्स आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये तो पोटेंशियल हो गया इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन है यूनिट टेस्ट चार्ज को, जो वो आपका पोटेंशियल के बराबर हो गया। दूसरा था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कोई लोग? और कुछ अच्छे तरीके से बोलिए। बैठिए, और कोई? जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बेटा, ठीक है, बोला जाता है द वर्क डन इन शिफ्टिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक, ठीक, 1 पॉइंट से अदर पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा। जैसे हम लोग पोटेंशियल बोला तो इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक ले आने में जो आपका वर्क डन था, ठीक है, और जो चार्ज उसके रेशियो पे लिया पोटेंशियल आपने। जब पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे तो बोलेंगे विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, द वर्क डन इन शिफ्टिंग ये टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज जो भी ले लो फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, और जब लिखेंगे तो V की जो वैल्यू होगी VA माइनस VB, उसकी जो वैल्यू होगी W/Q, फार्मूला वही बनेगा। लेकिन वहां पे जब लेते थे तो हम लोग इनफाइनाइट से लेते थे, अभी कहां से लेंगे आप? फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करने में जो वर्क डन होगा। जैसे मान लो हमने इस साइड से टेबल के इस साइड तक ले आया चार्ज को, तो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में जो आपको क्या किया, वर्क किया, तो और जो चार्ज है उनके रेशियो का आप उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कह लेंगे। तो नीचे लिख लीजिएगा, सब पॉइंट बना लो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। लिखिएगा द वर्क डन बाई, the work done by an, work done by an external agent, work done by an external agent in carrying a, work done by an external agent in carrying, CARRYING, carrying a unit positive test charge, carrying a unit positive test charge, unit positive test charge from 1 point to, from 1 point to 1 point to other point, 1 point to other point
in an one point to other point in an electric field is called the potential difference between those points is called the potential difference between those points is called the potential difference between those points। तो उसी को उस पॉइंट के बीच में क्या कहलाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इस कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक, तो उसी को टर्म देते हैं पोटेंशियल क्या कहेंगे, डिफरेंस कहेंगे। तो अगर मान लो ए पॉइंट पे आपका क्या ए से बी तक ले जाने में, जैसे मान लो यहीं पे है ए से बी तक ले जाने में आपका वर्क डन डब्ल्यू ए बी है। ठीक, तो उस केस में उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा उसकी वैल्यू आपकी होगी डेल्टा वी की वैल्यू यानी वी ए माइनस वी वी की वैल्यू डब्ल्यू ए बी अपान कितना क्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो ये होगा वी ए डिफरेंस वी वी डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक लाने में वर्क डन अपान क्यू नॉट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से दिखा लेते बेटा, इसे टर्म देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट डायमेंशन सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, यूनिट एंड डायमेंशन सेम रहेगा। ठीक, बस यहाँ पे हम टर्म्स यूज कर रहे हैं डिफरेंस, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का आप पोटेंशियल सिंपली बोलेंगे जब इनफाइनाइट से सीधा आप उस पॉइंट तक ले आएंगे। ठीक, और याद रखेंगे इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। और दूसरी चीजें होती हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, केवल यूज कर सकते हैं बेटा कंजर्वेटिव फील्ड में। नॉन कंजर्वेटिव होगा तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे अगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। जहां पे कंजर्वेटिव फील्ड आपका हो यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वहीं पे केवल आपका अप्लीकेबल होता है। ठीक, तो उस केस में केवल अप्लीकेबल होगा किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होगा। नॉन कंजर्वेटिव है तो अप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी चीज है वही पॉइंट करके लिख लेना बेटा, पॉइंट करके ले लिए लिखिएगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आगे ऐसे पॉइंट बना लो, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड only in a conservative field, potential and potential difference is defined only in a conservative field। ठीक, नीचे लिखिएगा फिर से नेक्स्ट लाइन से आके, एट इन्फिनिटी इनफाइनाइट पे एट इन्फिनिटी पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज क्या होता है बेटा, 0। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज 0। इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू क्या कंसीडर की जाती है, 0। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज 0। ठीक, तो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू जो होती है वो हम लोग इनफाइनाइट क्या 0 लेते हैं। ठीक, दूसरी चीजें होती हैं, एक चीज और समझ लो, अगर हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर हम लोग क्या दो पॉइंट के बीच में रखते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा अगर वो पॉजिटिव नेचर का है तो हायर पोटेंशियल टू लोअर होगा या लोअर पोटेंशियल टू हायर होगा। चार्ज पार्टिकल्स आर मूव्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर या लोअर पोटेंशियल टू हायर, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। क्या बेटा, और नेगेटिव होगा तो देखो ऐसे समझ लो, अभी कल जब फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे तो बोला गया था कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में
किधर से, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बेटा फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फील्ड के कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या हो गया जी, ठीक। तो पॉजिटिव वाला फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव वाला फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और एक चीज और याद रखिएगा, बाद में क्वेश्चन करते समय आपको हेल्प करेगा, अगर हम लोग ये किसी भी चार्ज सोर्स की वजह से फील्ड आपको दिया गया है, जब फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, अगर इस पे पोटेंशियल की वैल्यू बी ए सपोज किया गया और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू बी बी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दी गई है, तो आपको देख के बताना है बेटा कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी या बी पे पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी, पोटेंशियल या दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। Potential will be higher at point A or point B, or at both point potential will be same, या none of this, क्या कंडीशन बनेगा, पोटेंशियल की वैल्यू ए पे हाई होगी, बी पे हाई होगी, दोनों पे इक्वल होगी, या क्या क्या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, none of this, सोच के बताओ जी, ए पे ज्यादा होगा, और लोग ए पे, ए वाले हाथ उठाओ, 2-3-4 लोग बोल रहे हैं ए पे ज्यादा होगा, अच्छा जी, बी पे ज्यादा होगा, ऐसा कौन बोल रहा है, हाँ सत्य की खोज की जाए, है ना, बी पे, ए बी पे बराबर होगा, दोनों पे बराबर होगा, अच्छा ऐसा भी कोई नहीं है, तो बाकी वाले कौन है, ननाब्दीज वाले, भाई 4 ही 3 ही ऑप्शन था, चौथा ननाब्दीज था यार, तो बाकी अगर नहीं है तो किस सीरीज में बिलोंग करते हो आप लोग, हाँ कौन वाले में है, बी, तो ये तो पहले ऑप्शन लोग बोल रहे थे, तो उसमें आपको भी हाथ उठा देना चाहिए था, हाँ चलिए याद रखेंगे, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने पे पोटेंशियल की वैल्यू ड्रॉप करती है, यानी घटती है, ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक, जब भी हम लोग फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करती है, और रीजन होता है, जैसे मान लो आप चार्ज ले लिया बेटा, अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से कुछ मान लो निकल रही है, अब हम लोगों ने क्या किया, अब इस चार्ज इस पॉइंट से मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दूसरा यहाँ ले लिया, अब यहाँ पे जब आप होंगे तो इसकी दूरी क्या है, कम है ना, और यहाँ पे लेंगे तो इसकी दूरी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और हम लोगों ने किसी पॉइंट चार्ज के लिए 1/4πε0 कितना पड़ा था, Q/r, तो r की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या करेगा, पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को जो भी अगर पैरेलल प्लेन लाइन आप सीटें हैं, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका सोर्स है वो या तो इन्फिनिटी पे होगा या प्लेन चार्ज सीट होंगे, तो उस कंडीशन में जो भी यहाँ से जिसकी वजह से लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट हो रही है, ये पॉइंट उससे दूर जा रहा है ना, तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करती है, तो ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स पोटेंशियल विल बी क्या, डिक्रीजेस, या क्या तो लाइंस के फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करती है, ठीक, तो इस केस में क्या होगा, अगर पोटेंशियल इस टाइप का आपका कहीं क्वेश्चन डिजाइन होगा तो ध्यान रखेंगे, जब फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और पॉजिटिव चार्ज का नेचर था किधर जाना, फील्ड की डायरेक्शन में जाने का, तो फील्ड की डायरेक्शन में जाने का आपने कहा यहाँ पे VA ग्रेटर देन क्या है, BB है, और चार्ज को अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखें तो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब हायर पोटेंशियल से किधर जा रहा है, लोअर, तो किसी भी अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को आप फ्री करेंगे तो हमेशा उसका मोशन जो होता है किधर होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जस्ट इसका अपोजिट होगा, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो लोअर पोटेंशियल टू हायर, तो ऐसे पॉइंट करके लिख ले बेटा, लिखिए, इफ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, if a positively charged particle is free to, if a positively charged particle is free to move, if a positively charged particle is free to move, ठीक, then it always moves from higher potential towards lower,
always moves from higher potential towards lower, moves from higher potential towards lower. हायर पोटेंशियल से किधर की तरफ बेटा, लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है. हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर, मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर. तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, वो मूवमेंट होता है हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर. ठीक, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the direction of electric field, while while negatively charged particle, while negatively charged particle is moves, negatively charged particle is moves, negatively charged particle is moves from किधर से, लोअर पोटेंशियल टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल, आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, वार करिएगा, आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका जो मूवमेंट होता है लोअर टू हायर होगा, ठीक, या फील्ड के किधर, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हो जाएगा. चलिए, एक टर्म आता है बेटा इलेक्ट्रॉन बोल्ट. आपने एनर्जी को पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट के टर्म में. जब हम लोग बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ते हैं, वर्क फंक्शन वगैरह पढ़ोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादातर टर्म यूज होता है इलेक्ट्रॉन बोल्ट में एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन बोल्ट, कितने लोग बताएंगे. इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या होता है. 1 इलेक्ट्रॉन बोल्ट की वैल्यू कितनी होती है. जी, इलेक्ट्रॉन बोल्ट सर 19 जूल. इन्होंने कहा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन बोल्ट की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 क्या जूल के बराबर होता है. ठीक, कितने लोग कह रहे हैं सही है. बेटा होता क्या बेटा, एक इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस शिफ्ट करने में जो वर्क डन होगा, या जो एनर्जी नीडेड होगी, या जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी, अब किधर से किधर ले जाना है उस पर डिपेंड करता है. उसे कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका होता है बेटा 1 EB, इसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया 1 वोल्ट. 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस एक इलेक्ट्रॉन को या एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर चार्ज को शिफ्ट करने में जो हमारा क्या होगा वर्क डन होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है. तो इसी को हम लोग कह लेंगे बेटा कितना, दैट इज 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होगा. 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना तो 10⁻16 आ जाएगा. तो ये केस आपका होता है. यहाँ से दिखा देते हैं, मतलब पीछे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से अक्रॉस शिफ्ट करने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह लेते हैं. ठीक है, तो ये चीज आपका होता है. यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो वही शॉर्ट में चाहे लिख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. न्यूमेरिकल लगाते समय आपको जरूरत पड़ता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये वर्क डन की स्मॉल यूनिट होती है बेटा. एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से अक्रॉस शिफ्ट करने में जो वर्क डन होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है. तो लिखिएगा, देखिए द वर्क डन, या द एनर्जी कर दो ऐसे, द एनर्जी नीडेड टू शिफ्टिंग एन इलेक्ट्रॉन
through a potential difference of 1 volt, through a potential difference of 1 volt is called 1 electron volt, is called 1 electron volt. Of 1 volt is called 1 electron volt, उसी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं बेटा, ठीक। यहीं पे लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10, यानी 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा। तो कंडीशन आपका होता है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होगा, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये तो केस आपका हो गया, वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो क्या करेंगे 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक। तो जैसा भी रहेगा वहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो भी यूनिट की नीड होगी उससे अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे चेंज कर लेते हैं, ठीक। आपने पहले ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखा दिया था, देखो शायद पीछे करा दिया है, हुआ था ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज आपने लिखा था V = 1/4πε0 Q/R, लिख लिया था, पक्का है। तो ये आपको पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया था। ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से भी बोल दिया था, सभी का क्या था वेक्टर स्केलर सम होता था, यानी अलजेब्रिक सम कर लेते थे। पॉजिटिव होता था चार्ज तो पॉजिटिव, नेगेटिव होता था तो नेगेटिव, इतनी चीजें आपकी हो गई थी, हो गया था बेटा। आगे लिखिएगा नेक्स्ट, रेडी करो। एक टर्म आता है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी पढ़ा नहीं है, अरे तो पहले तो पढ़ा ही होगा, समझा देते हैं क्योंकि अभी यहाँ यूज है, फिलहाल अभी आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बता दिया जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है अगर दो इक्वल बोला था व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, टू इक्वल एंड अपोजिट, ध्यान है कि दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, साइन कैसा हो अपोजिट हो, अगर उनको एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो जो कॉम्बिनेशन आपका बनता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप केमिस्ट्री में भी डाइपोल मूवमेंट पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो। फिजिक्स में जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा तब वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया गया है, ठीक। तो उस केस में हम लोग वहाँ पढ़ते थे μ = Q × D, ठीक, μ = वहाँ पे Q × D लिखते हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स में रखते हैं P = Q × 2L लिखते हैं, ठीक। वहाँ पे डिस्टेंस के सेपरेशन को हम लोग D बार लेंथ होता था, यहाँ पे हमारे दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन को हम लोग 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। और 2L से रिप्रेजेंट करने का वो कॉन्सेप्ट भी होता है, रीजन आपका होता है क्योंकि जब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे तो जो अभी क्या डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक। तब वहाँ पे आपको सेपरेशन इक्वेशन को क्या करने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए वहाँ पे टोटल दोनों के बीच का सेपरेशन 2L लिया जाता है, ठीक। बाकी अगर आप L रख के करेंगे तो फार्मूला जो बनता है उसी का हाफ हो जाएगा, तो बातें वही रहती हैं, लेकिन चूंकि हम लोग जमाने से उसी टर्म में पढ़ते आ रहे हैं तो उसी टर्म में पढ़ते हैं, ठीक। तो 2L यहाँ पे टोटल सेपरेशन होता है दोनों चार्जेस के बीच का, ठीक है। 2L जो होता है कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चन लगाते समय P = Q × 2L और दूरी दिया 20 सेंटीमीटर, क्या है 20 दूनी 2 40 सेंटीमीटर, तो 40 नहीं करिएगा, टोटल दूरी ही रहती है वो, ठीक। तो 2 फार्मूले में देख के डबल फिर मत कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे बेटा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो अब डाइपोल लिख लीजिए, उसी समय आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों साथ में बता देते हैं। वहाँ फील्ड भी नहीं भी डाइपोल की वजह से हुआ है ना, तो लिख लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, हेडिंग कर लो इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों चीज साथ में हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा लिखिएगा when two equal and opposite charges are separated by a small distance, then the combination is called
then the combination is called इलेक्ट्रिक डाइपोल, या उसी अरेंजमेंट को हम लोग कह लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, क्या बोलेंगे बेटा? कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक, ये सेंटर है इसका डाइपोल का, टोटल डिस्टेंस आपने 2L लिया। तो जब हम लोग यहाँ फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ये कैसा है आपका? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग लिखते हैं बेटा P इक्वल टू कितना? Q इंटू 2L। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आप वेक्टर लगा देना। ठीक, तो ये कंडीशन होता है Q इंटू 2L। Q इंटू 2L, 2L बेटा इन दोनों के बीच का टोटल सेपरेशन है, ध्यान रखेंगे। फार्मूले में Q इंटू 2L है, और गलती से जो सेपरेशन होता है उसका डबल करके क्वेश्चन मत लगा लीजिएगा। ठीक है, तो वो 2L टोटल ही सेपरेशन दोनों चार्जेस का बीच का होता है। तो Q इंटू 2L, अगर यूनिट लिखेंगे तो क्या होगा जी? यूनिट क्या होगा? कूलम इंटू मीटर। डायमेंशन लिखेंगे तो LTA। अरे ATL भी लिख सकती है बेटा, क्योंकि हम लोग MLT के टर्म में लिखते हैं। ठीक, तो पहले M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं, तो उसी सीक्वेंस में लिख लिए LTA लता है। तो LTA, तो ये हो गया डायमेंशन हो गया। LTA यूनिट हो गया कूलम इंटू मीटर हो गया बेटा। ठीक, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है भैया? हाँ जी, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। कितने लोग बोले नेगेटिव से पॉजिटिव? नेगेटिव टू पॉजिटिव वाले हाथ उठाओ, और पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले हाथ उठाओ। हाँ जी, कि दोनों हो सकता है? अच्छा, पॉजिटिव टू नेगेटिव भी होता है क्या किसी में? कहीं पे पॉजिटिव टू नेगेटिव भी होता है कि हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होता है? डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव भी होता है? जब आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा साहब, तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ लेते हैं। प्लस से कहाँ? माइनस की तरफ। यानी कि जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो प्लस से माइनस, और फिजिक्स में पढ़ते हैं तो माइनस से प्लस, यही दोनों में डिफरेंस है। बेसिक डायरेक्शन का ही हमारा क्या होता है? डिफरेंस होता है। जब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फिजिक्स में जब डायरेक्शन लेते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है बेटा, P का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव टू क्या होता है? पॉजिटिव। यानी कि डाइपोल मोमेंट जो होता है इसका डायरेक्शन है और नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक, और जब फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो वहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो बेसिक ये डिफरेंस होते हैं इसके डायरेक्शन के क्या होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी P इक्वल टू Q इंटू 2L, यूनिट कूलम इंटू मीटर, और डायमेंशन हो गया LTA। ये हम लोगों ने डाइपोल की बात कर लिया, तो यहाँ से दिखा देते हैं बेटा। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतनी चीज़ों पे आपके यहाँ क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो ये केस आपका होता है। और तीसरा होता है इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल पे भी क्वेश्चन डिजाइन किया था। इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट आपको एक बार बताया था चार्जेस का। ठीक, तो वो चीजें आपकी होती है। इतने डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, लिख लिया? अब तब हेडिंग करिए नेक्स्ट। बोले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब फील्ड और पोटेंशियल दोनों हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जरा समझना बेटा, अब इसको थोड़ा बताना पड़ेगा। देखो हम लोग दो पोजीशन पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से। टू पोजीशंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। एक हमारा कहाँ पे एक्सियल पोजीशन होता है और एक आपने पढ़ा होगा इक्वेटोरियल पोजीशन। हिंदी वालों ने अक्षीय और निरक्षीय बिंदु जो भी है पढ़ा हो, ठीक, तो उसे कहते हैं अक्षीय और निरक्षीय। इंग्लिश में से कहते हैं एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। और एक जनरल पोजीशन हमारा होता है, ठीक। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बेटा एट एक्सियल पॉइंट। एट एक्सियल पॉइंट, किसी एक्सियल पॉइंट पे कोई हम लेते हैं, अगर एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ से एक पॉइंट पी लिया, ठीक। इस पॉइंट पी पे आपको फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इसका ए पॉइंट लिखे एट एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पोजीशन। तो उस केस में इस पॉइंट पी पे आपको फील्ड निकालना है। सपोज दैट इस टर्मिनल को हमने ए ले लिया डाइपोल के, इसे बी ले लिया। यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस आपको दी जाती है आर बेटा, वो डाइपोल के सेंटर से और कहाँ तक का, उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस दिया जाता है ना, वो सेंटर ऑफ डाइपोल, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल टू गिवन पॉइंट तक का दिया जाता है। तो आर जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट पी, ठीक। अब केस क्या बनना है आपको, अगर हमें इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू निकालनी है पॉइंट पी पे, ठीक। तो देखो कंडीशन, अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको डिराइव कर दे रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहाँ ड्यू टू बार मैग्नेट की वजह से जब निकाला जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से फील्ड, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वहाँ डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो एक जगह आपको समझा दे रहे हैं। तो कंडीशन पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालोगे बेटा यहाँ पे फील्ड। पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं, आपने पढ़ा था कि चार्ज की वजह से फील्ड जो होता है अवे होता है। तो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन हमारा अवे राइटवर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव की वजह से मान लो हमने E2 लिखा, ये हमारा टूवर्ड्स हो जाएगा। तो पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स। इसका मतलब नेट फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड पॉइंट पी पे मिलेगा उन दोनों के क्या वेक्टर सम के बराबर, या कह लो इनडायरेक्टली डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक। तो हम लोग जब फील्ड निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहाँ पे P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल। अब यहाँ सेपरेशन जरा देख लीजिए पहले। देखो यहाँ से इस पॉइंट से यानी सेंटर O से डिस्टेंस आपके इसकी R है, और इस टोटल जो डिस्टेंस डाइपोल का होता है हमने पढ़ा था कितना होता है बेटा, 2L लेते हैं। डाइपोल की जो लेंथ लिया जाता है वो कितना लेते हैं हम लोग, 2L लेते हैं। अब 2L इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का सेपरेशन है, ठीक। तो अगर यहाँ से इसके सेंटर से डाइपोल के पॉइंट P का टोटल डिस्टेंस R है, तो प्लस Q चार्ज वाले से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी होगी, R प्लस L, R प्लस माइनस L, R प्लस 2L, R माइनस 2L। हाँ जी, R माइनस L। अरे भाई आधा ही तो और पास है ना, यहाँ से ये टोटल दूरी 2L है, तो इसके मतलब सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है, और हमारा यहाँ तक का डिस्टेंस R था, तो इतना ही तो घटेगा ना। तो R माइनस क्या बचेगा बेटा, L बचता है। इस पॉइंट से जो डिस्टेंस बचेगा वो R माइनस L बचेगा, जो टूवर्ड्स द डाइपोल है, टूवर्ड्स द पॉइंट है। मतलब उस टर्मिनल से जो पॉइंट की तरफ है उससे जो डिस्टेंस होता है वो R माइनस क्या होगा, L होगा। और जो अवे फ्रॉम द पॉइंट है, पॉइंट से जो दूर वाला है, यहाँ तक की दूरी R था और ये इतना एक्स्ट्रा L जुड़ रहा है, तो ये डिस्टेंस R प्लस क्या हो जाएगा, L के बराबर होगा। तो यानी कि इस नेगेटिव चार्ज माइनस की हमने लिया, फिलहाल माइनस प्लस कहीं भी कोई ले सकते हैं, ये रूल नहीं है, ठीक। हमने पॉजिटिव वाले को इधर कंसीडर किया, नेगेटिव वाले को इधर कंसीडर किया, तो उस केस में अंतर इतना आएगा, जब पॉजिटिव जिधर है अगर पॉइंट इधर की तरफ लिया तो नेट फील्ड अवे होगा डाइपोल से अलोंग द एक्सिस। अगर आपने नेगेटिव इधर लिया होता तो नेट फील्ड टुवर्ड्स द क्या होता, डाइपोल होता है अलोंग द एक्सिस, ठीक। तो डायरेक्शन केवल नेट फील्ड का बदलेगा, मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट आपका नहीं होता है। मतलब चाहे पॉजिटिव की तरफ पॉइंट ले लो चाहे नेगेटिव की तरफ, नेट फील्ड जो मिलेगा बेटा वो सेम मैग्नीट्यूड में सेम मिलेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। हमने पॉजिटिव साइड में पॉइंट लिया है तो फील्ड नेट जो आएगा वो अवे आएगा। नेगेटिव साइड अगर मान लो इधर पॉइंट लिया होता तो नेट फील्ड टुवर्ड्स डाइपोल आता। अंतर इतना सा केवल आएगा, ठीक। तो बोला एट एक्सियल पॉइंट, तो हम लिखेंगे पहला ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट P, बातें नहीं बेटा, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल। डाइपोल के प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपका फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो वैल्यू जब निकालोगे तो E1 हमने इंडिकेट किया है प्लस वाले की वजह से, तो E1 की वैल्यू आएगी 1/4πε0। देखो Q अपान, अब इसे एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे, और जब पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे तो हम लोगों ने फार्मूला फील्ड का पढ़ा था 1/4πε0 Q/r², ये पढ़ा था ना। तो ये हो जाएगा बेटा Q अपान R की वैल्यू कितनी मिल रही है, R-L मिल रहा है पॉजिटिव वाले से, तो ये हो जाएगा R-L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन है अवे फ्रॉम डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस, अवे फ्रॉम डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के अलोंग डाइपोल से दूर की तरफ, ठीक। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, यानी एक्चुअल पॉइंट P पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से जब फील्ड आप निकालोगे बेटा तो E2 की जो वैल्यू मिलेगा 1/4πε0 Q अपान, चार्ज तो वही है भाई, जितना वैल्यू इसका है उतनी वैल्यू इसकी है, चार्जेस सेम रहते हैं आपके, और डिस्टेंस आपका होगा R+L का होल स्क्वायर, R+L का क्या होल स्क्वायर। इसका एक क्वेश्चन मान लो सेकेंड, और ये होगा टूवर्ड्स डाइपोल, टूवर्ड्स डाइपोल along its axis, along its axis के along डाइपोल की तरफ। अच्छा बोलना नहीं है, हाथ उठाना है। इन दोनों फार्मूले को देख के बेटा कितने लोग बताएंगे कि E1 की जो वैल्यू होगी, E1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है या E2 की वैल्यू ज़्यादा है, हाथ उठाना, बोलना नहीं है, या दोनों बराबर हैं। E1 E2 में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या दोनों बराबर मैग्नीट्यूड में होंगे, जल्दी बोलो। अरे यार बोलना नहीं रहता है, बोला है कि हाथ उठाना है, भी बोलना नहीं है। अच्छा जब आता रहता तो अंदर रुकता नहीं है। हाँ कितने लोग बताएंगे, हाथ उठाओ। E1 E2 दोनों की वैल्यू सेम सेम यानी इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड में, या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा तो किसका ज़्यादा किसका कम, दोनों का सेम या दोनों का डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो किसका ज़्यादा किसका कम, दोनों का सेम या दोनों का डिफरेंट, और अगर डिफरेंट है तो किसका ज़्यादा किसका कम। बताएंगे। देखिए क्या होता है यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे बेटा E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। देखो इतना फैक्टर तो सेम है 1/4πε0 1/4πε0 Q और Q, बट यहाँ R-L का होल स्क्वायर है, यहाँ R+L का होल स्क्वायर है। तो यहाँ देखो ये क्वांटिटी कैसी है, छोटी है, ये क्वांटिटी बड़ी है। जब डिवाइडेंड छोटा होता तो रिजल्टेंट वैल्यू बड़ा, डिवाइडेंड बड़ा तो रिजल्टेंट वैल्यू छोटा, ठीक है। यानी कि E1 ग्रेटर देन क्या होगा, E2 होगा। तो इसका मतलब जब E1 E2 दोनों अलग अलग हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसकी डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक। तो लिखेंगे हेंस नेट फील्ड एट पॉइंट P, यहीं पे लिख लीजिए चाहे, सिंस E1 ग्रेटर देन क्या है, E2 है, सो नेट फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल नेट फील्ड E की जो वैल्यू मिलेगी बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 लिखेंगे, बट जब मैग्नीट्यूड के टर्म में लेंगे तो क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2 लिखेंगे, ठीक। तो याद रखना हम E1 माइनस E2 लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड के टर्म में, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो E1 प्लस E2 रखेंगे, फिर साइन बाद में रखेंगे, ठीक। तो E की वैल्यू, E रिजल्टेंट है बेटा ये,
ई की वैल्यू हो गया E1 माइनस E2। अब यहाँ से E1 की वैल्यू देखो लिखा आपने 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। E2 की वैल्यू है 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। जरा देखेंगे इन दोनों जो इक्वेशन है उसमें Q अपान 4πε0 कॉमन है। Q अपान क्या है 4πε0 की वैल्यू दोनों में ही हमारा कैसा है कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या इक्वल टू Q अपान 4πε0 को बेटा कॉमन कर लो। ब्रैकेट में देखो बचा क्या रहा है 1/r माइनस एन का होल स्क्वायर। इधर बचेगा 1/r प्लस एल 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस हो गया 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये रिलेशन है बेटा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और 1+r/l का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब कंडीशन इनका जब हम लोग एलसीएम लेंगे कितने लोग बताएंगे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर 1/r प्लस एल के होल स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा। अगर इनका आप एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा। अगर इनका आप एलसीएम लेते हो बेटा ठीक है तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी और कुछ। हाँ जी हाँ तो क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन पे कोई लोग। अरे इम्पोर्टेंट आपके यहाँ था खूब बच्चे ड्राइव करते थे और रटे रहते थे एग्जाम के लिए है ना। आप लोगों ने भी किया होगा है ना। हाँ जी साहब बहुत लंबा खींच डाले यार आप तो उड़ा ही दिए। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी है ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है यार। ठीक मैथ वालों देवता लोग अरे बायो वाले गलती करते तो थोड़ा क्षम्य है। हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा जी तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। हाँ बेटा अरे वो होता तब जब आप उसको सिंप्लीफाई करते साहब। अब पढ़ाने लगते हो यार एक तो गलती ऊपर से पढ़ाते हो। हाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक अब यहाँ से जब हम लोग आर माइनस एल के होल स्क्वायर से भाग देंगे तो आर प्लस एल का क्या आएगा होल स्क्वायर। ठीक माइनस इससे जब भाग देंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर ये आएगा। ठीक अब इसको जरा ओपन करो Q अपान 4πε0 ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता ही होगा है ना कि भूल गए। हाँ अब तो ऊपर वाला ही जाने है ना भूल गए कि नहीं जाने। हाँ जी बताना शुरू किया जाए तब कहाँ से पीछे से चल बेटा बहुत बोलता है ना। कहाँ बैठे उसे बगल में फिर तुम उठ के यहाँ आ जाओ तुम्हारे पड़ोसी बड़े उत्तम कोटि के हैं। इधर से आ जाओ इधर से आ जाओ। हाँ देखना उसको मत गिराना। चलो जी बैठे। इसका है कि बेटा जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r इंटू एल ये माइनस है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl 2ab। तो यहाँ पे माइनस चूंकि पहले से है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस वाला प्लस। तो लिख दे कि एक स्टेप और बढ़ाएं समझ जाएंगे ना। अरे सर आंसर लिखना हो तो पहले लिख दिए होते यार।
ठीक, आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2r इंटू एल, 2r इंटू एल अपान हो गया बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे दो कई जगहों पर एप्लीकेशन इसलिए पूरा किया जा रहा बेटा। चलो देखो ये गया, बचा क्या, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r इंटू एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ये वैल्यू हुआ अभी e का वैल्यू, इसे एक्सियल कह लेते हैं, e एक्सियल पोजीशन पे हम लोग e एक्सियल लिख ले रहे हैं। अब जगह कम है, आप लोग पहले या तो नोट कर लीजिए या तो हम पहले बना ही दे तभी नोट करिएगा। देखो इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम लोग ले रहे हैं बेटा तो e की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साइड में कर लो, q इंटू 4rl है अपान है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, q इंटू 2l को एक साथ में कर लो और 2 को आगे कर लो, ठीक। तो उसको जब रीअरेंज करोगे थोड़ा सा बेटा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को हमने पहले कर लिया और q इंटू 2l को एक साथ में कर लिया, तो बचा क्या यहाँ पे r अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, इसकी वैल्यू क्या होती है p के बराबर होता है, तो वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू r अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। ई एक्सियल का बेसिक रिलेशन हमारा ये बन गया बेटा, बेसिक फार्मूला हमारा बन गया 1/4 पाई 2p इंटू आर अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हम लोग कंडीशन ले लेते हैं इफ आर मच मच ग्रेटर देन एल, यानी कि पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो डाइपोल की लेंथ की तुलना में बहुत क्या हो, ज़्यादा हो। अगर आर की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन एल है तो उस कंडीशन में आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एल स्क्वायर को बेटा हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ऐसे कंडीशन में आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एल स्क्वायर को क्या करेंगे, आप इग्नोर कर देंगे, और जब इसको इग्नोर कर देंगे तो बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी आर के पावर 4, और ऊपर भी एक आर है ना तो एक कैंसिल हो जाता है, तो मिलेगा फिलहाल हमें ई एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू आर अपान आर के पावर 4, एक आर कैंसिल करोगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। मोस्ट ऑफ केसेज में जो हम लोग इक्वेशंस यूज करते हैं ज़्यादातर आपको क्या इसी का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये एप्लीकेबल तब होता है जब आर की वैल्यू एल के रिस्पेक्ट में कैसा हो, मच ग्रेटर हो, तब के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। अदरवाइज अगर कंपेरेबल है तो हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन से फिर रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो ये केस आपका होता है किसी एक्सियल पॉइंट पे अगर आपको फील्ड की वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो क्या रिलेशन बनेगा, कैसे निकालेंगे, यहाँ से आपको मिल जाता है, हो जाएगा। तो अब क्या लिख लिया था आप लोगों ने, ऐसे छाप लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट लिख लिया था, तो लिख लिया तो लिखिए, अब क्या करना है, बना लीजिए डायग्राम और डायग्राम दिखा दीजिएगा जरूर, ठीक। और हम लोगों ने चार्ज राइट वाला पॉजिटिव लिया है, लेफ्ट वाला नेगेटिव लिया है, और यहाँ डायरेक्शन भी लिख देते हैं बेटा। नेट फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, यहाँ जो नेट फील्ड है क्या होगा, अवे फ्रॉम डाइपोल along its axis, अवे फ्रॉम डाइपोल along its axis होगा, तो नेट फील्ड जो आएगा अवे फ्रॉम डाइपोल along its axis रहेगा बेटा, ठीक। अब नोट करो, तो कल याद रखिएगा पहला फिजिक्स का पीरियड रहेगा, ठीक, मतलब 12:30 से। हाँ जी, कहाँ रहेंगे कल, तो क्या बजे खत्म होता है, अरे यहीं देते हो ना, हैं खाते भी हो, अरे एक दिन मत खाना यार, क्या कह रहा है जी, चलो हम वहीं से निकलेंगे, ले आएंगे, है ना, साइकिल ला लेना पीछे,
अच्छा पहले देखा नहीं, और जीप पे लाद के ले जाते थे लोग, तो तुम ऐसे पीछे पकड़ के बैठे रहना यार। हाँ नहीं नहीं, वहीं से आते हैं, राजन के पास से। हाँ SCI। हाँ हॉस्टल अभी नहीं है, था लेकिन बंद करवा दिया है। चलो लिखो बेटा। नहीं नाम से मेरे नहीं है, उसका फुल फॉर्म अलग ही है, बात अलग है, ऐसा लगता है लोगों को। ओके बेटा नोट करो। हाँ 12:30, 12:35। हाँ 12:30 बाद ही शुरू होगा। हो गए भाई, तो यहाँ से निकाल लेते हैं क्या होगा, जल्दी करिए। जल्दी करो बेटा। नोट कर लिया। तो नेट फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉइंट लेंगे बेटा तो अवे फ्रॉम डायपोल, अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉइंट लेंगे तो टुवर्ड्स डायपोल होगा। डायरेक्शन आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक। आगे कंडीशन बनता है, नेक्स्ट लिखिएगा। ये तो एक्चुअल पोजीशन पे हो गया, दूसरा होता है बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो लिख लीजिए एट, पहला था एट एक्चुअल पोजीशन, दूसरा को एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। जब हम लोग बात करेंगे बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्या बात करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप बात करोगे तो कैसे होगा देखो।
टोटल लेंथ आपका 2L होगा। यहाँ भी एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज है बेटा। आर डिस्टेंस मान लो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस आप जो ले रहे हो आर है। ये इस पॉइंट पी पे आपको फील्ड की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट पी पे नेट फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन जो आपका होता है वो क्या रहेगा, अवे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स होता है। तो जो हम लोग यहाँ दिखाएंगे बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इधर की तरफ फील्ड होगा, ठीक, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड हमारा इधर की तरफ होगा। तो मान लो इसको हमने पॉजिटिव की वजह से वहाँ भी E1 माना था, यहाँ भी E1 मान लेते हैं। तो E1 है और दो नेगेटिव वाले की वजह से E2 है। ध्यान रखेंगे अगर ये R है और ये लेंथ हमारा टोटल 2L था तो इसकी डिस्टेंस होगी √R² प्लस L²। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों की वजह से डिस्टेंसेस सेम होंगी और चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मैग्नीट्यूड में E1 और E2 भी आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। अब देखो अगर एंगल आपका थीटा है तो इधर से भी एंगल क्या है, चूंकि एंगल क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपका पॉइंट लिया जाता है यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो दोनों साइड से थीटा की वैल्यू सेम रहेगा, ठीक। तो यहाँ से जब दिखाओगे बेटा E1 है E2 है तो इनका जब रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे तो अगर ये थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। तो यहाँ से E1 का जो कंपोनेंट मिलेगा वो आएगा E1 कितना cos थीटा, इधर E2 का जो कंपोनेंट मिलेगा, E2 का कंपोनेंट जो मिलेगा ये हो जाएगा E2 cos थीटा। इधर वाला जो इसका कंपोनेंट आएगा E1 sin थीटा होगा बेटा, और नीचे वाला जो कंपोनेंट होगा इसका इधर की तरफ ये होगा E2 sin थीटा। देखो E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और थीटा की वैल्यू दोनों कैसी है, सेम है। तो ये E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे को बेटा इक्वल एंड अपोजिट हैं तो कैंसिल कर देंगे, यानी कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू मिला, ये वैल्यू इस वैल्यू को कैंसिल कर दिया तो रिजल्टेंट इन दोनों के सम के बराबर मिलेगा। यानी कि डाइपोल की वजह से जो नेट फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा वो दोनों के क्या जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल रहे हैं अलोंग द क्या यानी पैरेलल टू द डाइपोल, उसके क्या होगा, सम के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हम उन्हीं पॉइंट को दोनों हम लोग डिटरमाइन करेंगे और रिजल्टेंट वैल्यू दोनों के सम के क्या करेंगे, इक्वल करके निकाल लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे कैसे बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहाँ पे P ड्यू टू एट प्लस Q चार्ज ऑफ डाइपोल। डाइपोल के प्लस Q चार्ज की वजह से जो फील्ड की वैल्यू मिलेगी, हम लोग ले लिया क्या, E1 लिया बेटा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान Q बाई कितना, देखो रूट में R² प्लस L² है तो होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब कहिए आपको समझने के लिए एक बार हम लिख देते हैं R² प्लस L² का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो वैल्यू मिलेगा बेटा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R² प्लस L², ठीक। डायरेक्शन लिखेंगे तो ये कंडीशन आपका होगा अवे फ्रॉम डाइपोल अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। मान लो हमने इसको ले लिया A, इसे B और इसे लिया P, अलोंग लाइन AP, अवे फ्रॉम डाइपोल अलोंग लाइन क्या AP लाइन के अलोंग अवे डाइपोल से दूर की तरफ, तो अवे फ्रॉम डाइपोल अलोंग लाइन AP। अगर लिखेंगे आप बेटा अवे फ्रॉम डाइपोल अलोंग लाइन AP लाइन के क्या होगा बेटा, अलोंग होगा डायरेक्शन, अगर आप दिखाओगे तो, ठीक। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज ऑफ डाइपोल।
वैल्यू बेटा चूंकि डायरेक्शन देखो मैग्नीट्यूड वही है, डिस्टेंसेस वही है, तो अब की बार सेम सेम मिलेगा, वहां तो बदल रहा था ना, अब की बार E1 E2 कैसे मिलेंगे, सेम मैग्नीट्यूड में मिलेंगे। तो E2 जो होगा E2 इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट ए भी होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वैल्यू करेंगे स्क्वायर करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड E2। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक, डायरेक्शन लिखेंगे टुवर्ड्स डाइपोल, टुवर्ड्स डाइपोल along लाइन PB, P2 किधर, P से B की तरफ, along लाइन PB, ये मिल गया हमारा E2। ठीक, अब इन दोनों के दो कंपोनेंट मिले हैं, E1 sin थीटा और E1 cos थीटा, E2 sin थीटा और E2 sin थीटा। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस E1 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो एंड थीटा इज सेम, थीटा इज सेम, सो E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसिल्ड ईच अदर। दोनों की वैल्यू इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर मिलेगा। ठीक, सिंस E1 and E2 are equal in किसमें बेटा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मान उनके दोनों के बराबर है, मैग्नीट्यूड, एंड थीटा विल बी सेम, सो E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा are also same in magnitude and opposite direction. E1 sin theta, E2 sin theta are also equal in magnitude, equal in पढ़ लेंगे जी, magnitude and opposite in direction। बेटा बड़ा लिखेंगे तो हटेगा नहीं यार, opposite in direction। ठीक, hence they cancel each other। hence they cancelled each other, cancelled each other। ठीक, थोड़ा ज़्यादा हो गया, cancelled each other। ठीक, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, hence they cancelled each other। so resultant field at point P, at point P, तो E की वैल्यू जो होगा इक्वेटोरियल आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी इसी को लिख सकते हैं 2E cos थीटा। वैल्यू पुट कर दो, 2E की वैल्यू कितनी है, चलो देखो बेटा ये हो जाएगा, 2E की वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, देखो हमने निकाला कितना, Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ रहा था। ठीक, तो Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, इंटू कॉस थीटा आप निकालोगे, कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या, कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या बेटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और बेस की वैल्यू क्या होगी, L होगा, तो इंटू L अपान कितना, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। जरा थोड़ा सा रीअरेंज कर लो आप, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L कर लीजिए,
Q इंटू 2L अपान वैल्यू देखो, इसको अगर रूट हटाएं तो पावर 1/2 आएगा और ये पावर यहाँ 1 है तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये इक्वेटोरियल हो गया। ठीक, अब इसी को Q इंटू 2L की जगह क्या ले लेंगे आप, इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L को लिख लेंगे बेटा P, तो P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। ये बेसिक हमारा इक्वेशन बन गया बेटा। और यहीं पे लिख लेंगे इफ आर मच मच ग्रेटर देन एल, आर की वैल्यू एल की तुलना में अगर बहुत क्या हो, ज्यादा हो, इफ आर मच मच ग्रेटर देन एल देन ई इक्वेटोरियल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एल स्क्वायर को क्या करेंगे आप, निगलेक्ट करेंगे। तो देखो आर के पावर 2 और ये पावर 3/2, ये 2 कट जाएगा तो आर क्यूब बच जाएगा बेटा। तो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब। आर इक्वेटोरियल की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, वहां पे था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या 2P बाई आर क्यूब था, यहाँ पे P बाई क्या हो गया आर क्यूब हो गया। यानी कि एक्सियल की तुलना में इक्वेटोरियल की वैल्यू आधी हो जाती है। ठीक, अगर सेम डिस्टेंस पे लेंगे सेम डायपोल की वजह से। तो अब नोट कर लीजिए, जो नहीं पढ़ पाइएगा थोड़ा छोटा छोटा कहीं लिखा है तो पूछ लीजिएगा, जल्दी करिए लेकिन। हो गया बेटा, जल्दी करो। डायरेक्शन क्या होगा बेटा, पैरेलल टू डायपोल, कहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन लिखेंगे अगर, यहाँ डायरेक्शन होगा पैरेलल टू फ्रॉम प्लस Q टू माइनस Q चार्ज, प्लस Q से माइनस Q के साइड में, डायपोल के पैरेलल और प्लस Q से किधर माइनस Q के साइड में। नोट कर लीजिए। हो गया बेटा। तो ये तो केस आपका होता है बेटा, अगर किसी पॉइंट पे हम लोग फील्ड की वैल्यू डायपोल की वजह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिलेशन क्या बनेगा, ठीक है, वो डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक,
आगे लिखिएगा, अगर किसी जनरल पॉइंट के लिए निकाला जाए बेटा किसी थीटा एंगल के लिए, तब क्या आएगा जी? किसी को याद है? √3 + 1। चलिए वहीं पे लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट हो गया। फॉर ए जनरल पॉइंट, थर्ड कंडीशन बनेगा, फॉर ए जनरल पॉइंट, यहाँ पे हम लोग सीधा ही लिखेंगे। जनरल पॉइंट का मतलब बेटा, जैसे मान लो ये है +q -q, आपने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया, डिस्टेंस r है, एंगल थीटा बना रहा है। जब थीटा बनाएगा ये सेंटर से डिस्टेंस आपको चिपका दो बेटा, अगली बार तुम्हारे ये ड्यूटी लगेगी वहाँ पे, हाँ ठीक, इसीलिए तो लगाई जाएगी ना। तो कंडीशन होगा यहाँ पे कि अगर थीटा यानी कि थीटा एंगल पे कोई जनरल पॉइंट P लिया, तो आपकी बात देखो सेपरेशन दोनों का अलग अलग मिलेगा बेटा। भाई यहाँ से और यहाँ से दूरियाँ जो होंगी वो कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी, तो इनके बीच का सेपरेशन जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अब इस पॉइंट पे हमें नेट फील्ड निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि अगर थीटा एंगल पे कोई पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई थीटा की जो वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू? ई थीटा 1/4πε0 P अपान कितना जी? r³ √3 cos² थीटा +1, 3 cos² थीटा +1। यहीं पे जब एक्सियल लेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो थीटा 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4 का रूट करेंगे तो 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4πε0 2πr³ हो जाता है। और जब इक्वेटोरियल लेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगा, और 90 होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 90, 1 का रूट करेंगे 1 ही, तो p बाई क्या आ जाता है? r³ हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका किसी एंगुलर पोजीशन के लिए हम लोग रिलेशन से लिख लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट एंगुलर पोजीशन पे है तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक, नोट कर लीजिएगा। इसी के बेस पे एक्सियल और इक्वेटोरियल को निकाल लेते हैं। ये फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा = 0, तो ई एक्सियल हम लोगों ने निकाला था, कितना आ जाएगा? 1/4πε0 2p बाई क्या आ जाएगा? r³। और फॉर इक्वेटोरियल के लिए करेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90, तो ये 0 मतलब 1 का रूट 1, तो ई इक्वेटोरियल जो आया था आपका वही मिल जाएगा 1/4 कितना? 4πε0 p/r³। तो ये कंडीशन वो जो इक्वेशन हम लोग ड्राइव किया है, इस इक्वेशन के बेस पे थीटा की वैल्यू पुट करके आप वहां से निकाल लेंगे, ठीक। इक्वेटोरियल के लिए थीटा 90 होगा, एक्सियल के लिए थीटा 0 होगा, तो वही रिलेशन जो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है वो मिल जाता है इस इक्वेशन से, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हम लोगों ने फील्ड। टाइम बता दो बेटा, आगे करने का है? हो गया ना? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ 5 बज गया? आज तो 5 बजे तक क्लास था तुम्हारा। अरे 5 बजे तो पढ़ाना है। हाँ चलो ठीक है। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, अभी भी पढ़ा ही रहे हैं। हो गया बेटा? तो ये केस हो गया आपका जनरल पॉइंट पे आपका फील्ड की वैल्यू जो होगी कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया फील्ड। अब कल आगे इसका डायपोल की वजह से पोटेंशियल वर्क वगैरह बताते हैं बेटा फिर। चलिए।